सलमान, और जैसा कि हमने देखा कि वहाँ पे जो पॉलिटिक्स हैं वो ज़रा शहरी इलाकों से हटके होती हैं और वहाँ पे बिल्कुल दही इलाकों में और शख्सियात को देख करके मुंतखब किया जाता है कि और थोड़ा सा तरक्याती काम भी अगर कोई ज़्यादा करवाता है तो उसका भी उसको फ़ायदा हासिल होता है। तो सलमान, हमें नुमान खान बाबर अपडेट कर रहे थे और उनके साथ उन्हें ज्वाइन किया है इस वक्त शकील अंजुम साहब ने। तो जी नुमान, आप उनसे जनूबी पंजाब की पॉलिटिक्स के बारे में बात करना चाह रहे थे, आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल, जैसे कि मुल्तान पर फोकस है सब पार्टियों का, तो इस वक्त मुल्तान डिवीज़न में जो है खानेवाल, विहाड़ी और लोथरा भी शामिल है। तो इन अजला की जो सूरत हाल है उस हवाले से बात करते हैं। शकील अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तजज़िया निगार भी हैं और उसके साथ साथ प्रेस क्लब के सदर भी हैं। सर, आप बताइएगा, आपकी कमान है पॉलिटिक्स पर, काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। N144 किसका अच्छा मुकाबला होगा, हराज या आबिद इमाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नुमान। अच्छा, N144 में आज एक डेवलपमेंट हुई है। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इजाज़त दी है शहबाज सियाल को इलेक्शन लड़ने के हवाले से। सियाल बिरादरी का भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें PTI की हिमायत भी हासिल है। इससे पहले जो मुकाबला चल रहा था वो आबिद इमाम और रज़ा हयात हराज के दरमियान था, जबकि PMLN के यहाँ पर कैंडिडेट मौजूद हैं मुख्तियार हुसैन शाह, लेकिन उनकी कोई पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। असल मुकाबला जो अब तक हम देख रहे हैं वो आबिद इमाम और रज़ा हयात हराज के दरमियान है। हराज बिरादरी भी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है इस इलाके में, और वो बिरादरी इज़म का वोट भी बहुत ज़्यादा होता है। बिरादरी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो अब तक की जो डेवलपमेंट है, जो सूरत हाल है, जो सर्वे हमने देखे हैं, जो चीज़ें देखने को आ रही हैं, उसके मुताबिक जो है इस वक्त रज़ा हयात हराज जो कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्हें जो है इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि बरतरी हासिल है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है, अब ये नई एंट्री के बाद हल्के की सिचुएशन चेंज भी हो सकती है, लेकिन अभी तक जो है वो रज़ा हयात का पलड़ा भारी है। अच्छा शकील साहब, ये बताइएगा पहले MNA कौन था और फिर इस हल्के के मसाइल क्या हैं, और इस वक्त जो पहले MNA थे वो उनकी पोजीशन कैसी है अगर वो लड़ रहे हैं तो? देखिए, यहाँ से पहले तो थे फ़खर इमाम साहब MNA थे, और आपको पता है कि जनूबी पंजाब के जो मसाइल हैं वो तकरीबन एक जैसे ही हैं। जिस हल्के में भी चले जाएं वहाँ पे सीवरेज के मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, ये सारे के सारे पूरे जनूबी पंजाब में एक जैसे मसाइल हैं। तो अगर हम फ़र्दन भी हर हल्के में बात करेंगे तो हम इसी नतीजे पे पहुँचेंगे कि इस हल्के में या तो सड़कें नहीं हैं, टूट फूट का शिकार है, या स्कूल्स नहीं हैं, स्कूल्स हैं तो उनमें असाज़ा नहीं है, बच्चों के बैठने की जगह नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, अगर हस्पताल है तो वहाँ अमला नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, ये सारे मसाइल कॉमन हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि पूरे जनूबी पंजाब के जितने भी हल्के हैं उसमें इंक्लूडिंग मुल्तान भी अगर आप शामिल करें, आप बड़े अरसे से जर्नलिज़म कर रहे हैं, सारे हल्कों को कवर करते हैं, बड़े मुतहरिक हैं, आप भी मेरी बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि मसाइल तकरीबन एक जैसे हैं और फिर उनको जो बंदा एड्रेस कर लेता है। शकील अंजुम साहब, मैं ये भी सर पूछना चाह रहा हूँ, आपने फ़खर इमाम साहब का जिक्र किया, दिलचस्प बात ये रही कि जो इंतखाबात वो पिछले हारे 2008-2013 में, तो उसमें वो किसी न किसी जमात के साथ थे, पीपल्स पार्टी या नून लीग, लेकिन जीते वो आज़ाद हैसियत में 2018 में। इसकी क्या वजह रही? 2018 में आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी सारे जो है वो जीते थे जनूबी पंजाब से, जिन्होंने बाद में जो है वो ज़्यादातर क्या तमाम लोगों ने ही PTI को ज्वाइन किया था। चंद बल्कि एक MPA ऐसे थे जिन्होंने किसी जमात को ज्वाइन नहीं किया था। वो इस वक्त जलालपुर पीरवाला से इलेक्शन लड़ रहे हैं, MNA का कासिम खान लंगा, और बाकी तमाम लोग जो है वो जीत के शामिल हो गए थे PTI में।